उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक का भाई अशरफ भी आरोपी है। अशरफ जुलाई 2020 से बरेली जेल में बंद है। नैनी जेल लाने के दौरान अशरफ के चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे प्रयागराज नजदीक आ रहा था, अतीक और उसका भाई अशरफ राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि बरेली जेल से निकलने के बाद अतीक के भाई अशरफ ने अपनी जान को खतरा बताया था। अशरफ कोई खतरा तो जान का, ये देखिए आप खतरा है, किस तरीके का खतरा है, गाड़ी पलट लेगा। लेकिन अशरफ का काफिला जैसे ही लखनऊ पहुंचा, उसका खौफ खत्म होता नजर आया और उसने कहा कि वो डॉन नहीं है, जो डॉन है वो डर है। हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी डॉन हो उनको डर लगे? गाड़ी पलटने का डर है आपको? अतीक के भाई अशरफ पर 52 केस दर्ज हैं। उस पर बरेली जेल में उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। जांच पड़ताल में ये बात भी सामने आई है कि अतीक अहमद ने अपने भाई को ही उमेश पाल हत्याकांड की स्क्रिप्टिंग का पूरा जिम्मा दिया था, जिसके बाद बरेली जेल से उसने पूरी साजिश की प्लानिंग की। हालांकि मंगलवार को जो सुनवाई होनी है वो 2006 में हुए उमेश पाल के किडनैपिंग का केस है, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर आरोप है कि दोनों ने उमेश पाल का अपहरण कर लिया था और राजू पाल मर्डर केस में गवाही नहीं देने के लिए धमकी देकर मारपीट की थी। 23 घंटे 42 मिनट के बाद ऑपरेशन अतीक कंप्लीट हो गया। अब निगाहें कोर्ट के उस फैसले पर टिकी हैं कि मंगलवार को माफिया के साथ कोर्ट में क्या होगा। शाम को ठीक 5:27 पर पुलिस का काफिला अतीक अहमद को लेकर नैनी जेल पहुंच गया और 5:35 पर अतीक को नैनी जेल में दाखिल करा दिया गया। साबरमती जेल टू नैनी जेल का सफर तकरीबन 1300 किलोमीटर का रहा, जिसे बेजोड़ प्लानिंग के साथ 23 घंटे 42 मिनट में पूरा कर लिया गया। 23 घंटे 42 मिनट के सफर में काफिला 7 बार रोका गया। इस दौरान पूरी मुस्तैदी बरती गई। इस ऑपरेशन में आधुनिक हथियारों से लैस एसटीएफ के बुलेट प्रूफ जवान के साथ साथ एक आईपीएस, 3 डीएसपी पूरी मुस्तैदी से तैनात रहे और पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। अब सबकी निगाहें उमेश पाल किडनैपिंग केस में मंगलवार को आने वाले कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। जिस केस में दोनों की पेशी होनी है वो मामला 2006 में हुए उमेश पाल के किडनैपिंग का है, जिनकी हत्या महीने भर पहले प्रयागराज में कर दी गई थी। कल एक अपराध पंजीकृत हुआ था जिसमें ये कहा गया है कि उमेश पाल का अपहरण किया गया था और उस उमेश पाल ने राजू पाल हत्याकांड में अपना सशपथ बयान दे दिया। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दे सकती है। साथ ही पुलिस कोर्ट से अतीक के रिमांड की मांग कर सकती है। तकरीबन 1300 किलोमीटर के सफर में अतीक को लेकर प्रयागराज आ रही पुलिस का काफिला 8 बार रुका। इस दौरान मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ऐसा वाकया हुआ जिसने थोड़ी देर के लिए फिजाओं में कई सवाल खोल दिए थे। रविवार ठीक शाम 5:44 पर गुजरात के साबरमती जेल से अतीक को लेकर पुलिस बाहर आई और तकरीबन 5:45 पर पुलिस अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। बाहर आते ही अतीक के चेहरे पर डर और मायूसी साफ साफ झलक रही थी। रात भर के सफर के बाद सुबह तकरीबन 8:41 पर पुलिस का काफिला अतीक को लेकर यूपी में एंट्री किया। ठीक सुबह 8:41 पर शिवपुरी से झांसी पहुंची अतीक की जेल यात्रा। यूपी में एंट्री से पहले मध्य प्रदेश के पुरी में काफिले के गुजरने के दौरान सुबह के वक्त पुलिस के वैन से एक गाय टकरा गई। जहां हादसा हुआ वहां के लोगों ने इस पूरे हादसे को कैमरे में कैद किया। वीडियो में दिख रहा है कि अतीक का काफिला तेजी से गुजर रहा था। इसी बीच गाय सड़क पर आ गई और पुलिस वैन से टकराने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अतीक को 6 गाड़ियों के काफिले में लाया जा रहा है। साबरमती जेल से लाए गए माफिया अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। जिस मुकदमे में माफिया अतीक और उसके भाई पर सजा की तलवार लटक रही, वो मुकदमा 17 साल पुराना है। 17 साल पुराने किडनैपिंग केस में अब फैसले की घड़ी आ गई। दरअसल 2006 में उमेश पाल को गन पॉइंट पर अगवा किया गया था। उमेश पाल ने 2007 में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था। इसी केस में प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट 28 मार्च को फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट के फैसले का उमेश पाल का परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उमेश पाल की मां का कहना है कि उनके दिल को तसल्ली अतीक की मौत से ही मिलेगी। कि अगर इसकी मौत हो जाएगी तब मुझे तसल्ली मिलेगा, इसलिए जैसे मेरे बेटे का मर्डर किया है वैसे इसका भी होना चाहिए। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में उमेश पाल के 2 गनर भी मारे गए थे। उमेश पाल 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे।
अतीक को जैसे ही गुजरात से प्रयागराज लाने की खबर फैली, बिकरू कांड के विकास दुबे की तरह अतीक की गाड़ी पलटने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया, जिस पर सियासत भी जमकर हुई। माफिया अतीक अहमद जैसे ही रविवार की शाम साबरमती जेल से बाहर लाया गया, प्रिजन वैन पर बैठने के दौरान उसने एनकाउंटर का डर जाहिर किया। अतीक की जेल यात्रा भी जारी ही थी कि बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एक बार फिर अतीक की गाड़ी पलटने पर बयान दे दिया। तो आप आज भी कह रहे हैं कि गाड़ी पलट जाए उसकी, अब लेकिन मेरे कहने से नहीं पलट जाएगी, तो ऊपर वाला तय करेगा। गाड़ी पलटने वाले बयान पर सपा की ओर से सांसद एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी के नेता और सांसद गाड़ी पलटाने की बात कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। ये लोग कह रहे थे कि कब उनकी गाड़ी पलट जाए, मंत्री जी ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसा तो हो भी सकते हैं, एक एमपी साहब ने भी कहा था। अदालतों को बाईपास करके किसी को सजा देने का मतलब ये है कि आप पूरा सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार दबाव में है, क्योंकि महीने भर बीतने के बाद भी शूटर्स पर शिकंजा नहीं कसा जा सका। हत्यारों का पकड़ा न जाना योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को गंभीर चुनौती है। तकरीबन 1300 किलोमीटर के सफर में अतीक को लेकर प्रयागराज आ रही पुलिस का काफिला 8 बार रुका। इस दौरान मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ऐसा वाकया हुआ जिसने थोड़ी देर के लिए फिजाओं में कई सवाल खोल दिए थे। रविवार ठीक शाम 5:44 पर गुजरात के साबरमती जेल से अतीक को लेकर पुलिस बाहर आई और तकरीबन 5:45 पर पुलिस अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। बाहर आते ही अतीक के चेहरे पर डर और मायूसी साफ साफ झलक रही थी। रात भर के सफर के बाद सुबह तकरीबन 8:41 पर पुलिस का काफिला अतीक को लेकर यूपी में एंट्री किया। ठीक सुबह 8:41 पर शिवपुरी से झांसी पहुंची अतीक की जेल यात्रा। यूपी में एंट्री से पहले मध्य प्रदेश के पुरी में काफिले के गुजरने के दौरान सुबह के वक्त पुलिस के वैन से एक गाय टकरा गई। जहां हादसा हुआ वहां के लोगों ने इस पूरे हादसे को कैमरे में कैद किया। वीडियो में दिख रहा है कि अतीक का काफिला तेजी से गुजर रहा था। इसी बीच गाय सड़क पर आ गई और पुलिस वैन से टकराने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अतीक को 6 गाड़ियों के काफिले में लाया जा रहा है। साबरमती जेल से लाए गए माफिया अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। बात करते उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में चारधाम के कपाट खुलने की तिथि और शुभ मुहूर्त तय हो गए। चारधाम यात्रा में अब यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकाल लिया गया है। इस साल यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंदिर के कपाट खुलने का मुहूर्त तय किया गया है। यमुना जयंती चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां यमुना के शीतकालीन प्रवास कुशीमठ में मंदिर समिति ने मां यमुना की पूजा अर्चना के बाद पूरे पंचांग गणना की। तब आचार्य और तीर्थ पुरोहितों ने श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि और समय की विधिवत घोषणा की। 22 अप्रैल 2023 9 गते वैशाख शनिवार कर्क लग्न अभिजीत मुहूर्त कृतिका नक्षत्र की पावन बेला पर मध्याह्न 12:41 पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट विश्व कल्याण हेतु खोल दिए जाएंगे। यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन दोपहर 12:41 पर खोल दिए जाएंगे। तो गंगोत्री धाम के कपाट भी 22 अप्रैल की दोपहर 12:35 पर खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर खोल दिए जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खुल जाएंगे। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पदों की बहाली के लिए एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में शामिल ओबीसी कोटे के 6800 पदों की बहाली के लिए ये प्रदर्शन लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर हुआ, जहां अभ्यर्थियों ने घेराव करते हुए नारेबाजी की। सोमवार सुबह करीब 12 बजे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर अभ्यर्थी इकट्ठा हुए, जिन्होंने 13 मार्च को हाईकोर्ट से 6800 पदों की भर्ती प्रक्रिया को खारिज करने के बाद ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी प्रदर्शन करके अपनी मांगे रखी। आश्वासन यही दिया कि हम आपकी जो मांग है वो आपकी मांग मान रहे हैं और हम इस पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस पर न्याय करेंगे। सुबह बड़ी संख्या में भर्तियों के जुटने के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई। इसी बीच हंगामा बढ़ता देख बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने 5 सदस्यों वाले डेलीगेशन से बात की। मुलाकात के बाद मंत्री ने डेलीगेशन को जांच का आश्वासन दिया और अभ्यर्थियों से 20 दिन का समय मांगा। इनका ये जरूर कहना है कि जो ओबीसी वर्ग है उसकी जो नौकरी थी वो सामान्य वर्ग को दे दी है और इसीलिए ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। मंत्री के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि 20 दिन के बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन और तेज होगा। कानपुर के किदवई नगर शाखा के बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने अचानक बैंक ग्राहकों की भीड़ लग गई, जिन्होंने बैंक के सामने जमकर हंगामा कर दिया। भीड़ को देखते हुए बैंक के सामने भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बैंक के सामने आई ये भीड़ बैंक के लॉकर धारक है।
जो अपने अपने लॉकर की सलामती का आश्वासन चाहते हैं। दरअसल शुक्रवार को बैंक के अकाउंट होल्डर श्रद्धा शुक्ला ने बैंक में अपने और अपने परिवार के कीमती गहने लॉकर में रखे थे और जब उन्होंने लॉकर चेक किया तो लॉकर टूटा मिला और अंदर रखे गहने गायब थे। मतलब मैंने उसमें देखा कि वो पूरा, मैंने बैंक मैनेजर से कहा जो हमारे साथ स्टाफ के अंदर आई थी कि आप देखो ये खुला लग रहा है, तो जब हमने उसको खोला तो वो डोर ओपन था और अंदर का पूरा जेवर गायब था। और उसमें ऐसा था कि वो कोई चाबी से खोला हुआ नहीं, वो बकायदे उसमें अंदर पेंच पड़े हुए, उसका मेरे पास वीडियो है। इस मामले की खबर बाहर आते ही हंगामा मच गया और बैंक लॉकर कटने की खबर से पब्लिक के सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद बैंक के खाता धारकों ने बैंक के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। यूपी पुलिस ने शाखा प्रबंधक और अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों की माने तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर में 1.5 करोड़ के गहने चोरी होने के मामले में 6 महीने का डेटा जुटाया गया है। साथ ही पुलिस ने लॉकर इंचार्ज समेत 5 लोगों से पूछताछ भी की है। मामले की गहनता से जांच करने के लिए और बैंक का वीडियो फुटेज चेक करने के लिए 4 दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मियों की टीम लगा दी गई है। वहीं नेपाल से लाए गए शालिग्राम पत्थर के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर के जंगलों से विशेष सागौन की लकड़ी अयोध्या भेजी जा रही है, जिसकी वजह से इन्हीं लकड़ियों से श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार और महाद्वार, गर्भगृह का दरवाजा और दूसरे दरवाजे बनाए जाने हैं। ये सभी चंद्रपुर के जंगलों में पाई जाने वाली सागौन की लकड़ी के बने होंगे। अयोध्या भेजे जाने से पहले इसके लिए 29 मार्च को चंद्रपुर में दिन भर शानदार आयोजन किया जाना है, जहां दिन भर चलने वाले काष्ठ पूजन के बाद रथों से शोभा यात्रा निकालकर लकड़ियां अयोध्या के लिए रवाना की जाएंगी। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अस्थायी मंदिर में विराजमान श्री रामलला का वीडियो जारी किया। अस्थायी मंदिर में मनाए जाने वाले आखिरी जन्मोत्सव के लिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया और संवारा गया है। इस बार राम जन्मोत्सव पर अयोध्या को राममय बनाने की तैयारी की जा रही है। शहर के मुख्य मार्ग से लेकर प्रमुख मठ मंदिरों और सरयू घाटों की भव्य सजावट की जा रही है। राम मंदिर निर्माण के चलते रामनवमी मेले का उत्साह इस बार कई गुना अधिक है। रामनगरी में 30 मार्च को होने वाली रामनवमी पर्व पर 30 लाख से अधिक भक्तों के आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को तैयार है। अभी तक ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद की वजह से चुनाव में देरी हो रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा, हमने ओबीसी कमीशन बना दिया है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ यूपी निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी। इसके अलावा कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत भी दे दी है। यूपी सरकार ने कहा कि अगर कोई इजाजत देता है तो 2 दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पक्ष और विपक्ष दोनों ने स्वागत किया है और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है निकाय चुनाव के लिए और समाजवादी पार्टी के साथ साथ जनता भी तैयार है चुनाव के लिए। ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सवाल तो कई पक्षों ने पहले उठाए थे, लेकिन शीर्ष अदालत बिना किसी लाग लपेट की स्वीकृति दे दी। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी सप्ताह यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है, जिसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद अब उन्हें 1 महीने के अंदर सरकारी आवास भी खाली करना होगा। इसके पहले दिल्ली में कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों के सांसदों ने राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में धरना दिया और विजय चौक तक मार्च निकाला। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई सांसद, डीएमके के टी.आर. बालू सहित प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान इन सभी नेताओं ने काले कपड़े पहने हुए थे। सभी विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम ये चाहते हैं कि जब कानून को अगर हाथ में लेंगे तो देश में डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी। उधर कांग्रेस सांसदों को काले कपड़ों में देख केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसा। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। प्रदर्शन के पहले कांग्रेस ने संसद की कार्रवाई शुरू होने के पहले अपने चैम्बर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक रखी, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, सपा, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आप और टीएमसी समेत कुल 18 पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस का आना चौंकाने वाला रहा। इस मीटिंग के बाद सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिस वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।